जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ इकोनॉमी, क्या आता है आपके दिमाग में? भारी भरकम टर्म्स एंड कैलकुलेशंस, ऊपर नीचे जाता स्टॉक एक्सचेंज, सरकारी योजनाएं। लेकिन अर्थव्यवस्था को समझना बेहद आसान है। अगर कभी आपको इकोनॉमिक समझने में तकलीफ आए तो अपने घर की हाउस होल्ड मैनेजमेंट देख लीजिए। पूरा दिन आपके घर में चारों तरफ इकोनॉमी ही चलती रहती है। कन्फ्यूज हो गए? तो आइए जानते हैं कैसे। इकोनॉमी को मैं अगर एक आसान भाषा में बताऊं तो यह एक बहुत बड़े सर्कस की तरह है और इसके 3 मुख्य किरदार हैं: सरकार, आरबीआई और हम लोग। सरकार हम पर टैक्स लगाती है, हमसे सुविधा के बदले यूजर्स चार्ज लेती है और फिर उसे कमाए हुए पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर और करंट एक्सपेंडिचर के नाम पर वापस हमारे ऊपर खर्च कर देती है। आरबीआई हमारे देश में करेंसी सर्कुलेशन करता है और महंगाई को काबू रखने का काम करता है। और अब आते हैं हम हमारे यानी सिटीजन्स के योगदान पर। दोस्तों, किसी इकोनॉमिक में अगर सबसे ज़्यादा कोई योगदान करता है तो वो हम लोग हैं। हमारे खर्च किया रुपया हमारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए कमाई का साधन बनते हैं और फिर उस व्यक्ति की खर्च से हमारी कमाई होती है और यह इकोनॉमिक साइकिल यूं ही चलती रहती है। दोस्तों, एनवायरमेंटल साइकिल सर्कुलर होती है। इसका मतलब कि अगर एक छोटे से कीड़े को बड़ा कीड़ा खा लेता है और बड़े कीड़े को पक्षी खा लेता है और फिर उसी पक्षी के मरने के बाद छोटे छोटे कीड़े उस पक्षी को डिकम्पोज कर देते हैं, ऐसे ही यह एनवायरमेंटल साइकिल पूरी हो जाती है। दोस्तों, ठीक इसी तरह इकोनॉमी में भी आपकी जेब से खर्च किया गया पैसा घूम फिर कर आखिर आपकी जेब तक कई गुना मल्टीप्लाई होकर पहुंच जाता है। दोस्तों, एक नोट अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितनी बार और जितनी ज़्यादा वैल्यू जनरेट करता है उसे उस करेंसी का मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे एक 10 रुपये का नोट इमेजिन कीजिए। उस 10 रुपये से आपने एक शॉप से गुड डे बिस्किट खरीदा और उसके बाद उस दुकानदार ने उस 10 रुपये से होल सेलर से कुछ और बिस्किट खरीदे। बाद में होल सेलर उस 10 रुपये से कपड़े खरीदेगा। तो अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान एक 10 रुपये के नोट ने 30 रुपये की वैल्यू गुड्स एंड सर्विस जनरेट कर दी। इसी को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। हमारे देश में टोटल करेंसी सर्कुलेशन करीब 20 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें 2000, 500, 100 और 50 के बैंक के नोट शामिल हैं। लेकिन 20 लाख करोड़ से हम हर साल 15 से 200 लाख करोड़ की जीडीपी जनरेट करते हैं। दोस्तों, इकोनॉमी में सिटीजन्स का मतलब प्राइवेट कंपनी, बैंक्स, आम इंसान, इन सब से है। इकोनॉमी एक आसान मशीन की तरह काम करती है जो रोजाना खरबों छोटी छोटी और आसान ट्रांजैक्शन यानी लेन देन से मिलकर बनती है और यह सभी लेन देन इंसानों के बीच होती है और इन तीनों फोर्स की आपसी लेन देन और ट्रांजैक्शन से इकोनॉमी चलती है। मार्केट खरीदार और लेनदार दोनों की ट्रांजैक्शन से बनती है। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स के खरीदार और लेनदार होते हैं। जैसे गेहूं की मंडी में गेहूं को खरीदने और बेचने वाले लोग होते हैं और ऐसी ढेरों ट्रांजैक्शन होती रहती है एक दिन में। जब आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को आपस में जोड़ देंगे तो आपको एक इकोनॉमी मिल जाएगी। भारत की मार्केट भारत के अंदर की जाने वाली अरबों खरबों ट्रांजैक्शंस से मिलकर बनती है। अगर हम इकोनॉमी को समझना चाहते हैं तो हमें पहले ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन को समझना होगा। दोस्तों, आसान शब्दों में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे के बदले गुड्स या सर्विस का लेन देन। ऐसा कैश में भी हो सकता है और ऐसा क्रेडिट यानी उधार में भी हो सकता है। इकोनॉमी का सबसे बड़ा बायर और सेलर सरकार होती है। सरकार 2 तरीके से बड़े रोल प्ले करती है। पहला है गवर्नमेंट, जो कि आप पर टैक्स लगाती है और पैसा खर्च करती है कैपिटल या करंट एक्सपेंडिचर के तौर पर। दूसरा होता है सेंट्रल बैंक, जो मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है बाय सेटिंग इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंटिंग न्यू करेंसी। किसी भी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे उतार चढ़ाव भरा कंपोनेंट है क्रेडिट। क्रेडिट उधार लेने वाले और देने वाले दोनों की मदद करता है, वह सब खरीदने में जो वह चाहता है।
आपके मन में सवाल आया होगा कि क्रेडिट इतना सब कुछ अकेले कैसे कर सकता है। तो इसका सबसे आसान जवाब है कि जब उधार लेने वाले व्यक्ति को क्रेडिट या लोन मिलता है तो उस व्यक्ति की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। और दोस्तों याद रखिए कि खर्च इकोनॉमी को चलाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। इसका सबसे आसान मायनों में मतलब है कि जब आप सड़क पर खड़े भिखारी को 5 रुपये देते हैं तो उस भिखारी की कमाई हुई और दिन में उसके द्वारा कमाए हुए ऐसे ढेरों रुपए उसके घर की इकोनॉमी को चलाता है। हर एक लेन देन में बायर सेलर को उस सामान की कीमत देता है। बायर उतनी कीमत देता है जितनी उस सामान की वैल्यू हो। समझदार सेलर कम कीमत में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इकोनॉमी में आपकी प्रोडक्टिविटी एज के साथ बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा बड़े होंगे उतने प्रोडक्टिव होंगे। दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट यानी उधार का पैसा भी आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। उधार यानी क्रेडिट आपको आपकी प्रेजेंट की क्षमता से ज़्यादा कंज्यूम करने की इजाज़त देता है। जैसे आप क्रेडिट लेते हैं आपकी खपत उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब उस उधार को चुकाने की बारी आती है तो हम अपनी प्रेजेंट की हैसियत से भी कम खर्च करते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि जब आप उधार ले रहे हैं तो वह उधार आप किसी और से नहीं बल्कि खुद के फ्यूचर से ले रहे हैं। आज आपके लिए गए उधार से आपकी प्रेजेंट तो बेहतर हो सकता है, लेकिन इससे आपका फ्यूचर खतरे में आ सकता है। दोस्तों क्रेडिट बुरा नहीं होता अगर आप उधार का इस्तेमाल अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे करने से सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके देश की भी इकोनॉमी भी मजबूत होती है। अगर आप उस उधार का इस्तेमाल ओवर कंजप्शन या रोज़मर्रा के कामों के लिए कर रहे हैं तो याद रखिए आप न सिर्फ अपने फ्यूचर से चोरी कर रहे हैं बल्कि आप अपने देश की इकोनॉमी को भी खतरे में डाल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक किसान को इमेजिन कीजिए। अगर किसान उधार लेकर ट्रैक्टर खरीदता है तो इससे लॉन्ग टर्म में उसकी नहीं बल्कि देश की भी प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी भी मजबूत होती है। लेकिन अगर किसान उस उधार का इस्तेमाल टीवी या कपड़े खरीदने के लिए कर रहा है तो इससे इकोनॉमी तो आगे बढ़ेगी क्योंकि आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। और कंजप्शन यानी खपत ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन आती है और उसका असर शॉर्ट टर्म में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पर होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे न सिर्फ उस किसान की प्रोडक्टिविटी कम होगी बल्कि उसके कर्ज में डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल हिंदुस्तान में किसान जितना लोन लेता है उसका इस्तेमाल करंट एक्सपेंडिचर यानी रोज़मर्रा के कामों के लिए करते हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दोस्तों जितने ज़्यादा लोग और बिजनेसमैन एक दूसरे को पैसा उधार देंगे उससे उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव होती है। और जैसे ही स्पेंडिंग इंक्रीज़ होती है वैसे ही गुड्स एंड सर्विस के प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और इसी से देश में इन्फ्लेशन आता है। दोस्तों वैसे तो इन्फ्लेशन अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई यानी हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए ख़तरनाक होती है। और यहाँ पर हमारा आरबीआई अपना खेल दिखाता है। जैसे ही इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर जाने लगता है आरबीआई लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इससे लोन लेने की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है और जिससे लोग कम लोन लेना शुरू कर देते हैं। इससे फिर मजबूर होकर लोग खर्च करना कम कर देते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि एक आदमी का खर्च दूसरे की इनकम होता है, तो जैसे ही खर्च कम हुआ इससे आपकी इनकम भी कम हो जाती है और जब आपकी इनकम कम हो गई तो आप खर्च क्यों करेंगे। और इससे आपके देश में आती है मंदी यानी डिफ्लेशन, और फिर आपकी सरकार उस मंदी से निपटने के लिए आपको तरह तरह की छूट देती है, तरह तरह की सब्सिडीज देती है और आपका आरबीआई लोन पर इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। दोस्तों इकोनॉमी हमारी इसी आपसी लेन देन का एक कलेक्शन है। दोस्तों इकोनॉमी में पूरे समय 365 डेज एंड 24/7 यह करतब चलते रहते हैं। इस करतब के मुख्य किरदार हैं आपकी सरकार, आपका आरबीआई और आप। और दोस्तों आप में से कुछ लोग बिजनेस चलाते हैं, कुछ लोग अपनी सर्विस देते हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एक्सेट्रा, और कुछ लोग हमारी तरह स्टूडियो में बैठकर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो अगली बार आप किसी कुम्हार से मटका खरीदें या सड़क पर पानी पूरी खाएं या एक छोटी सी दुकान से हाइड एंड सीक खरीदें या भारत में ही बनी मर्सिडीज़ की कार खरीदें, तब आप इस देश की इकोनॉमी को अपना योगदान देकर आगे बढ़ा रहे हैं। सो रिलैक्स एंड स्पेंड मोर एंड स्पेंड वाइजली। टेक केयर, बाय बाय।